नाइडोज टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप हमारी नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, साथ ही मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी नशरियात जारी हैं। वकला जनाब, ये एक पाकिस्तान से हमें वीडियो मिली है और भी लोगों ने भेजी, और इसी सिलसिले में आज एक वकील साहब से बातचीत भी करेंगे। पहले ये ऑडियो सुनते हैं, इनकी तस्वीरें पीछे लगा देते हैं, तो इस पे बात करते हैं। ये ले जिंदाबाद आज पंजाब बार काउंसिल ने ये तारीख रकम कर दी है कि कादियानियत को जो बरहक हुक्म सुनाकर कि ये वो अपने मजहब की आईनी तौर पर किसी तरह तबलीग नहीं कर सकते, और वो तमाम वकला जिन्होंने इस कादियानियत की तबलीग की है उन तमाम के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। पंजाब बार एग्जीक्यूटिव कमेटी जिंदाबाद। जमील असगर भट्टी और राना साइद अख्तर का ये मुंतफाना फैसला बरखिलाफ कादियानियत हमेशा तारीख रकम करेगा। जी नाज़रीन, अभी आपने ये ऑडियो सुनी, तस्वीरें भी आपने देखी। आज हमारे साथ जर्मनी से चौधरी परवेज साहब होंगे, ये भी वकील हैं, और इनसे पूछेंगे कि क्या आज वकला जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चलते चौधरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, टाइम दिया आपने। आपका भी शुक्रिया सर। अच्छा, मैं पहले चीज जरा पूछता हूँ जिसपे जी आपने हुक्म दिया है मुझे बात करने के लिए, दरखास्त की है सर। जी अर्ज ये है कि वकला का तबका जी पढ़ा लिखा तबका है मुल्क, ये क्रीम है एक तरह से मुल्क के लिए जी, और वकला कानून और इंसाफ के अलमबरदार होते। बिल्कुल। अदालतों का क्याम और बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का क्याम जी महज इसीलिए होता है कि कानून की अलमबरदारी और इंसाफ का बोलबाला। बिल्कुल। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि हमारे मुल्क अजीज में पढ़े लिखे लोग जी इस तरह की जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। इंसाफ की सरबुलंदी जी कि कतन मुनाफी है ये बात जो उन्होंने की है। असल में बुनियादी हकूक के लिए काम करना हमारा वकला का काम है। तो ये बात इंसाफ और कानून के खिलाफ है कि किसी को उसके हक से महरूम किया जाए। बिल्कुल ऐसे। ये जो मुतालबा कर रहे हैं और जो शोर कर रहे हैं बज़ाहिर, इसका मतलब ये है कि अहमदी वकला को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया जाए। तो बुनियादी हकूक तो हमारे अहमदियों के वैसे ही इन्होंने खत्म किए हुए हैं। बुनियादी हकूक हमारे, सबसे पहला हमारा हक वोट का है, जो हम एक अरसा से इस्तेमाल नहीं कर रहे जी। और ज़ाहिर ये कानून और इंसाफ की खिलाफ वर्जी हो रही है जी, और इसका बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आता। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, और किसी जमाने में मैं समझता हूँ कि एक मयार था वकला का। मैं भी जब आया हूँ 10-12 साल पहले, उस वक्त तक भी इस तरह की यानी जहालत का ये मयार नहीं था जो आज है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि बुनियादी हकूक से महरूम किस तरह आप कर सकते हैं किसी को। वैसे भी ये इस तरह ये कर नहीं सकते। इनका मुतालबा जो है ये महज एक मजाक है कि वकला को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया जाए और उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए जाए। लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। मैं खुद भी मेंबर हूँ एक, यानी हर वकील उसका मेंबर होता है बार का। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये मुतालबा ही गलत है। इससे पहले भी ये लोग हमारे साथ कर चुके हैं, और ये असल में आदत है इनकी कि कभी अजानें बंद कर दो और कभी इनको हकूक से महरूम कर दो और कभी इनको बराबरी के हकूक नहीं दो सियासत में। तो ये सारे काम ही ऐसे हैं जो बिल्कुल यानी एक मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। अच्छा, एक चीज मैं जरा पूछना चाहता हूँ आपसे, एक सवाल सर,
کہ قائد اعظم بھی وکالت کے شعبے سے آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کا بھی تعلق تھا، تو انہوں نے جب پاکستان بنایا تو اس وقت تو یہ چیزیں سامنے نہیں، انہوں نے لے کے آئے کہ جی کوئی احمدی ہوگا تو اس کو یہ حقوق ملیں گے، کوئی ہندو ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ کس طرف چلے گئے یہ لوگ؟ ملک صاحب، قائد اعظم کی جو ارشادات ہیں ان کو تو ویسے ہی یہ بھول چکے ہیں۔ قائد اعظم کا وہ ارشاد جو وہ معروف ہے 11 اگست کا، اس میں قائد اعظم نے جو حقوق دیے ہیں ایک تقریر کے ذریعے، آج دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں ہمارے پاس، کوئی حق بھی نہیں ہے، بلکہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کسی کو اقلیت قرار دینا اور ان کو اپنے مذہب کے اظہار سے روکنا، یہ کہاں قائد اعظم نے تو اس کی منافی بات کی ہے۔ اور انہوں نے دیکھیں وہ قائد اعظم کی تقریر یہ سن 70-75 تک وہ ریڈیو پہ سنائی دیتی تھی وہ تقریر قائد اعظم کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے غائب کر دی وہ۔ اور دیکھیے کہ قائد اعظم نے احمدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ احمدی وکیل سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب، وہ ایک بنیادی طور پہ ایک وکیل تھے اور بار کے ممبر تھے، بلکہ پنجاب بار کونسل کے صدر تھے، بنیادی جو شروع کے صدر تھے ان میں چودھری صاحب کا نام ہے۔ جی اچھا سر، جی اچھا سر، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا یہ ان وکلاء کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو آج سڑکوں پہ آ کے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے کام کیا یہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں آپ کے خیال میں آج کل کے وکلاء جو ہیں؟ ہمارے صاحب، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کو قائم کیوں یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا ہے، یہ عدالتیں کیوں قائم کی جاتی ہیں۔ یعنی وکلاء کا کام تو انصاف، اور میں نے عرض کیا ہے کہ انصاف اور قانون کی سربلندی قائم رکھنا، یہ وکلاء کا مقصد ہی یہی ہے، اس برادری کو اور یہ تنظیمیں قائم کرنے کا۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں آپ کے خیال میں؟ اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب جیسے دستے راست تھے چودھری ظفر اللہ خان، اور یہ دونوں ہی وکیل تھے، قائد اعظم بھی اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی وکیل تھے۔ بالکل۔ اچھا، اور انہوں نے کس طرح انصاف کو قائم کیا ہے۔ بالکل۔ یہ دیکھیں کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے انصاف قائم کرنے کے لیے عالمی طور پہ کتنی کوشش کی ہے، یعنی پوری دنیا میں گویا پتہ چلتا ہے تاریخ پڑھنے سے کہ چودھری صاحب کا مقصد پوری دنیا میں انصاف کو قائم کرنا تھا۔ یہ تو اپنے ملک پاکستان میں بھی انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو ایک احمدی وکیل تھے، انہوں نے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حق غصب ہو رہے تھے کسی کے، ان کے لیے کوشش کی۔ مثلا کشمیر کے لیے چودھری صاحب کی خدمات واضح ہیں، فلسطین اور عربوں کے لیے مراکش کی آزادی میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ لوگ ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے ہماری مدد کی تھی۔ وہ تسلط تھا ان کے اوپر، مراکش کے اوپر فرانس کا تسلط تھا، اور ان کی آزادی میں چودھری صاحب کی بڑی نمایاں خدمات ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا چر صاحب، آپ ایک چیز بتائیں ذرا۔ فلسطین کے لیے آپ دیکھیں، جی فلسطین کے لیے جتنا کام کیا ہے وہ عرب تو نہیں بھولے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ ہماری قوم میں وہ بنیادی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ احسان مندی کا جواب دیکھیں کس طرح دے رہے ہیں۔ اچھا چر صاحب، ایک چیز بتائیے مجھے، آپ نے انصاف کی بات کی، یہ جو وکلاء سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی یہ ڈاکٹروں کے ساتھ لڑتے ہیں، کبھی ڈاکٹر، کئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہے، اب ان چیزوں پہ کیا جانا، بے شمار پروگرام ہم نے کیے، کیا یہ اگر کل کو جج بن جاتے تو یہ کوئی انصاف دے سکتے جو خود ایسی باتیں سڑکوں پہ آ کے کر رہے ہیں؟ مالک صاحب، جج بنتے ہیں اور جج بننے کے بعد بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں کہاں انصاف؟ یہ نہیں، اسی لیے تو انصاف کا خون ہو رہا ہے اور سارا ملک ہی رو رہا ہے، اصل میں تو آواز بھی سنتا کوئی کسی کی۔ انصاف کہاں ہے؟ انصاف نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور اسی لیے نہیں ہے کہ انصاف قائم کرنے کے جو ادارے ہیں وہ بے خبر ہے اپنے فرائض سے۔
अच्छा, यानी कोई जानता ही नहीं कि उसका क्या फर्ज है। हर आदमी, हर इंसान जो है वो अपने फराइज से गाफिल है। करना तो यही चाहिए ना कि जिसका जो काम है वो करे। अब वकील का काम इंसाफ को कायम करना है और वकील इंसाफ का खून कर रहे हैं। और इसी तरह जो आपकी बात सही है कि कुछ अर्सा पहले भी इस तरह नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेयार जो है वो गिर रहा है, तालीम का मेयार भी गिर रहा है, और इसी तरह शोबाजात सारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की कि तालीम का मेयार गिर रहा है। मैंने खुद चेक किया, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां, उनको उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती, वो उनको पता ही नहीं तालीम क्या है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ये ले गए तालीम को। देखें जी, असल में बात ये है कि ये वही बात आ जाती है फिर कि इंसाफ नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत दफा ये दिखाया गया है कि बच्चों को किताबें दी जाती हैं नकल मारने के लिए और उनकी मदद की जाती है। तो जब उनको खुद नकल मारने की इजाजत दी जाएगी तो मेयार कहाँ से होगा? मेयार तो हमारा गिर रहा है। हमारा बीए पास जो है वो दरखास्त नहीं लिख सकता। इसीलिए अब वकील बन भी जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्यों वकील बने, क्या वकील का मकसद है, कानून क्या होता है, कानून का क्याम क्या चीज है। वही अलिफ बे जो है कानून की वो नहीं पता, लेकिन वकील बन गए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर है उनको पता है अलिफ बे का? वैसे चले वकीलों से थोड़ा सा हट जाते हैं, आपका शोबा तो नहीं, मगर ये डॉक्टर आपने देखा रोजाना है जो ये चीजें सामने आती हैं कि जाली डॉक्टर पकड़ा गया, जाली ये पकड़ा गया, इसी तरह वकील पकड़े जाते। तो आपके ख्याल में ये एक कारोबार बन चुका है इन चीजों का? देखिए जी, वही हर चीज, असल में हर चीज का मेयार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। हमारे मुल्क में कोई यानी बुनियादी अकदार जो है, बुनियादी कदरें हैं और बुनियादी हकूक जो है वो किसी को भी नहीं मिल रहे। यानी ये नहीं कि सिर्फ अहमदियों को इन्होंने हक से रोक रहे हैं और अहमदियों को तबलीग से रोक रहे हैं और अहमदियों को वो मस्जिदें कायम करने से और अजानों का क्याम जो है वो बंद किया हुआ है। ये सिर्फ अहमदियों के साथ नहीं है, सारे शोबे इसी तरह हैं और हर जगह इसी तरह है। डॉक्टर भी हमारे ऐसे ही हैं, जाली डिग्रियां मिल जाती हैं उनको, डॉक्टरों को भी। अच्छा, इस तरह वकील भी आ जाते हैं। चौधरी साहब, आपने कभी किसी मुल्क का सुना कि उसके पास, उनके पायलट के पास भी जाली डिग्री हो? नहीं जी, ये तो पाकिस्तान ही एक दुनिया का निराला मुल्क है और पता नहीं इनको किसी की बददुआ लगी हुई है कि ये तो दिन ब दिन ऐसा ही हो रहा है। और मैं समझता हूँ है भी असल में बददुआ ही है मुबारक साहब। अब देखें अजान के अल्फाज क्या हैं, अजान के अल्फाज पे यही लोग अगर ये गौर करें, पाकिस्तान के अवाम, और जो अजान इन्होंने बंद की हुई है, मिसाल के तौर पे अब अहमदियों के साथ ये इन्होंने किया हुआ है। अब अहमदी क्या करते हैं अजान में? अल्लाह और रसूल का नाम बुलंद करते हैं ना, उससे रोक दिया। अगर ये नहीं रोकते तो इस मुल्क में कितने लाखों दफा अल्लाह का और रसूल का नाम लिया जाना था। उस नाम को रोका है इन्होंने, अजान को बंद करने से इन्होंने अल्लाह और रसूल के नाम की। तो इसीलिए यही तो बेबरकती है इनकी, इसीलिए तो किसी चीज में बरकत नहीं है और दिन ब दिन मेयार जो हमारा इसीलिए गिर रहा है कि मैं तो कुछ नहीं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं हम, आगे नहीं जा रहे, तरक्की की तरफ नहीं हम जा रहे। अच्छा चर साहब, ये भी मशहूर है पाकिस्तान में कि वकील खरीद लो, जज खरीद लो। आपका क्योंकि तल्लक इस शोबे से है, तो वहां पे लोग जो बेचारे हैं कितने मजबूर होते हैं जब वहां पे आते हैं इंसाफ के लिए। कोई थोड़ा सा कोई वाकया याद हो कि किस तरह लोग आते हैं पैसे कर्जे लेके, जेवर बेच के, जमीनें गिरवी ला के, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं फिर? देखिए जी, जब वकील को बुनियादी मकसद ही नहीं पता मुबारक साहब के इंसाफ को कायम करना है, तो वकील और जज ये एक ही शोबे का नाम है। बिल्कुल। तो ये नहीं, इन लोगों को इंसाफ का जो बुनियादी समझे जो असूल है और जो बुनियादी हक है और जो किसी मुल्क के क़याम के लिए एक बुनियादी ईंट समझ लें आप कि बुनियादी ईंट किसी मुल्क की एक यानी अगर 4 हिस्से हैं, 4 पाए हैं किसी मुल्क के, तो उसमें एक पाया जो है वो कानून है। अब कानून और इंसाफ इस मुल्क में नाम को नहीं है, तो सारे शोबे इसीलिए बेकार हो रहे हैं। हम लोग जो है बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा साहब, कल इमरान खान ने भी ये कहा कि ये इस मुल्क में 2 कानून चाहते हैं। जो अमीर हैं वो कहते हैं हमारे लिए और कानून हो, एनआरओ हो,
हम जो मर्जी करें, हमें आजादी हो, गरीब को ले जाओ, जूते मारो, और 20-20 साल बेगुनाह औरतें जेलों में पड़ी रही, कई कुछ होता है। ये तो वजीर आजम भी मान रहा है। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकरीर की कि अब इन चीजों की गुंजाइश नहीं है, हम इसको ये करेंगे वो करेंगे, मगर करेगा कौन? जबानी सारी आके कहते हैं कि ये मानते भी हैं ये चीजें कि इंसाफ नहीं है, हर चीज मानते हैं, मगर ठीक करने के लिए कोई आगे कौन आएगा? असल में बुराई में ये लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, इतना आगे जा चुके हैं बुराई के मैदान में कि इनकी वापसी मुश्किल है, मुश्किल नजर आती है। अल्लाह करे कोई वापसी के सामान हो जाएं, लेकिन ये जहालत में बहुत आगे जा चुके हैं। वजीर आजम के बस में क्या है? वजीर आजम के पास कोई ऐसा जादू तो नहीं है जिससे इन लोगों के दिल बदल दे, इन लोगों को इंसाफ पे कायम कर दे। इन लोगों को अलिफ बे से तो वो शुरू नहीं कर सकता, और जिस तरह कर रहा है वो ठीक है, उसने कोई कोशिश कर रहा होगा, शायद नेक नीति हो उसके पास, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि वो किसी चीज में कामयाब होगा, इसलिए कि हम बहुत आगे जा चुके हैं। बस अल्लाह ही इन लोगों के लिए कुछ कोई सामान गैब से हो तो हो जाए, वैसे बज़ाहिर नहीं है, अब कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप भी अभी यूरोप में कोई 10-12 साल से रह रहे हैं, अब मुझे पता तो नहीं कितने साल से, मेरा अंदाजा ये है। जी 12 साल है। अच्छा, तो आप देखते हैं कि एक तरफ ये यूरोपियन ममालिक हैं, ठीक है, एक तरफ इस्लामी ममालिक हैं। अगर क्योंकि आप जेलों की हालत देखें तो वहां का म्यार और यहाँ के म्यार में कितना फर्क है। जाहिर है अगर किसी ने जुर्म किया सजा तो होती है, मगर इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है ना इन ममालिक में। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी भी मुसलमान मुल्क देख ले, सऊदी अरब देख ले, दुबई देख ले, पाकिस्तान देख ले, कोई भी मुसलमान, मलेशिया देख लें, लोगों के साथ तशद्दुद, लोगों को मार पीट, जानवरों वाला सलूक किया जाता है। मगर ये इस्लाम तो इन चीजों की तरफ बड़ी वो कहता है कि इतिहास से चलो, इंसानी हकूक का ख्याल रखो, जो खुद खाओ वो दूसरे को खिलाओ। तो ये किस तरफ सारे इस्लामी मुल्क भटक गए? क्यों ये जुल्म हुआ? मुबारक साहब, अल्लाह ताला तो जानता था गैब का इल्म। अल्लाह ताला को मालूम था कि इस जमाने में किस चीज की जरूरत है, इस जमाने के मरीजों को किस तरह का डॉक्टर चाहिए, तो वो डॉक्टर अल्लाह ताला ने भेज दिया जी। अब उसके करीब भी नहीं कोई जाता। कहाँ सुन रहे हैं ये? इस जमाने का इलाज बुनियादी तौर पे यही है कि इमाम वक्त को पहचान लिया जाए, इमाम वक्त की अताअत कर ली जाए। अब उसके तो ये बिल्कुल दुश्मन बने हुए हैं, तो कहाँ से बेहतरी आएगी? जो इस जमाने के लिए जो अल्लाह ताला ने तबीब भेजा है, उस तबीब की तो कोई सुने। देखिए, मुझे हैरत होती है कभी कभी कि आम आदमी, आम मुसलमान की तो ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी मुसलमान हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये लोग तो गैर मुस्लिम करके और गैर मुस्लिम बना के खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि गैर मुस्लिम किया था एमडीओ को, इसलिए हम ये सहूलत देंगे और ये डिस्काउंट देंगे। ये डिस्काउंट देखें किस तरह की जहालत है ये क्या है? अच्छा, जो कल आपने कारनामा आपने उस दिन, आप 7 सितंबर को तो आप खुद गैर मुस्लिम हुए थे और आप हमें कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम हुए थे। अच्छा, ये भी बात आपने जो की है कि हम जनाब लोगों को ये खाने पीने की चीजें सस्ती दें, तो मेरा सवाल ये है कि ये चलिए अगर वकला को एक तरफ रख देते, ताजिर बरादरी ले लेते हैं, तो इनमें कोई इंसानियत है? जिस तरह ये मिलावट करते हैं, डंडी मारते हैं, आप भी इतनी देर पाकिस्तान रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप इनको? नहीं जी, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी ये भी एक जहालत का नमूना पेश कर रहे हैं वो, और देखते नहीं है कि हुआ क्या था। अगर ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें कि 74 में हुआ क्या था। अब एक तो बड़ी बात जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि मजहब का फैसला असेंबलियां कर सकती हैं या अक्सरियत से मजहब का फैसला हो सकता है। अगर अक्सरियत से मजहब का फैसला किया जाए तो फिर तो किसी नबी को भी कामयाबी नहीं हो सकती थी, नौजुबिल्लाह। अच्छा चर साहब, ये बात आपने की क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं फिर पूछता हूँ, रबुआ लड़ाई हुई जिस स्टेशन पे, वो तो एक पुलिस केस था मेरे ख्याल में।
جی وہ انہوں نے وہ جو سوچی سمجھی اسکیم تھی ایک نہیں نارمل ویسے قانون کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا؟ وہ انہوں نے جان بوجھ کے اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا اور فیصلہ کرنا تھا اس وقت. وہ ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر سے بھٹو صاحب انہوں نے یہ پلاننگ کر چکے تھے وہ. اور دیکھیں آپ کے انہوں نے کیا کیا، اور اسی قانون کو بھی نہیں پڑھتے وہ. دیکھیں آپ اگر اس آئین کو کوئی دیکھیں غور سے تو یہ خود غیر مسلم ہوئے ہیں. اس میں قانون میں جو بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ جو کسی نبی کو بھی مانتا ہے وہ غیر مسلم ہے. اور یہ تو خود انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا، تو غیر مسلم تو یہ خود ہوئے. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث رسول پڑھیں. حدیث کے مطابق تو 72 جو ہے وہ جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. اچھا چر صاحب ایسے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کہہ رہے ہیں کہ 72 جو ہے وہ جنتی ہیں اور ایک دوزخ ہے. اچھا چر صاحب میں وہی سوال کروں گا کہ اگر عام کوئی یہیں پہ کوئی 20 لوگ لڑائی ہو جائے 30 لوگوں کی، تو یہ تو ایک پولیس کیس ہوتا ہے نا پاکستان کے قانون کے مطابق. ایک سوال ہے ویسے. جی جی تو اس کا تو عدالت نے فیصلہ کرنا تھا. پولیس کیس ضرور ہوتا ہے، ہر جگہ لڑائیاں ہوتی ہیں روز. اور لڑائی کا یہ حل تھوڑی ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جا کے اور اکثریت کا فیصلہ کر کے اور کسی کو غیر مسلم قرار دے دو. یہ بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہم اقرار کریں اسلام کا. اسلام کا نام لینے سے روک رہے ہیں یہ لوگ اور اکثریت کی بنیاد پہ روک رہے ہیں. جی اور خود اسلامی ملک ہے اور خود کہتے ہیں ہم کلمے کی بنیاد پہ ہمارے ملک کا قائم ہوا تھا. یہ کہاں سے قیام ہے؟ یہ کلمے کا یہ قیام ہو رہا ہے. یہ غیر مسلم کر کے تو نہیں قیام ہوتا. کلمہ تو یہ مٹا رہے ہیں نا وہاں سے. کہ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ سارا جگ مسلمان ہو، مگر یہ چھینتے پھرتے ہیں ہم سے بھی مسلمانی. تو یہ کہاں سے یہ کلمے کا قیام کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کے مخالف چل رہے ہیں. اچھا جو بات آپ نے شروع میں کی اس میں بڑا وزن تھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ کوئی بد دعا ہے کہ یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں. اگر کوئی وکیل ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، تاجر ہے اس کو نہیں پتا، پولیس والا ہے اس کو نہیں پتا، جج ہے اس کو نہیں پتا، کسی شعبے کو پتا نہیں کہ وہ اسی طرح ہے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کی مٹی سے ہمیں پیار ہے، لیکن دوسری طرف جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے. یا یورپ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ انصاف کرتے ہیں، عمومی انصاف کس طرح قائم ہے یہاں پہ کہ کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی کے ساتھ انصاف کے خلاف نہیں کسی کو چلنے دیتے. صاحب بہت شکریہ. بڑے بڑی بے انصافیاں ہوتی ہیں، جی بڑے ظلم ہوتے ہیں. جی صاحب اور بہت سے ظلموں میں تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا چر صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کر رہے ہیں اس کی جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جو ظالم ہے اس کی مدد ہو رہی ہے بعض اوقات. جی اور ہو رہا ہے اس طرح ملک میں. چر صاحب آپ کا شکریہ. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ جی کہ میں ایک جگہ پہ میرا کوئی کیس تھا جرمنی میں، تو وہ میرا جج دوست تھا. آپ کے یہ شلسویگ عدالت کی بات ہے، ٹھیک ہے. جی جی تو وہ ایوا فروارڈنگ کا جج میرے گھر آتا جاتا تھا، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. تو جب اس کے پاس بھی میری فائل گئی تو اس نے وہ کیس سننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا دوست ہے اور میں انصاف نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، مجھے شک ہے. جی جی تو پھر انہوں نے کوئی دوسرا جج مقرر کیا. تو یہ ہوتے ہیں انصاف کے تقاضے جو لوگ پورے کرتے ہیں نا. تو مبارک صاحب پاکستان بننے سے پہلے جو چیف جسٹس تھے نا سپریم کورٹ کے، جی سپریم کورٹ کو اس وقت فیڈرل کورٹ کہتے تھے، اور اس کے جو چیف تھا وہ ایک ہندو تھا. اور وہ ہندو کی یہ عادت تھی کہ وہ اخبار نہیں پڑھتا تھا. اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اخبار نہیں پڑھتا کہ جو بات میں اخبار میں پڑھوں گا وہ اگر میرے سامنے کیس آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر وہ غلط اثر ہو اخبار کا اور میں غلط فیصلہ کوئی کر دوں. اس لیے وہ اخبار نہیں پڑھتا تھا. اب دیکھیں
कितने बारीक है सोच किसी की इंसाफ को हासिल करने के लिए। बहुत खूब, जबरदस्त बात की आपने, के लिए बहुत जबरदस्त बारीक बीनी है एक हिंदू की। और सर, हम लोग जो मुसलमान हैं वो कलमा पढ़ने वाले हैं और इंसाफ को कायम करने वाले हैं, हमारे पास इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे जी, फिर भी बहुत बातचीत मेहरबानी होगी। आपकी। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी, नाज़रीन, ये देखें कैसी जबरदस्त बात की आखिर पे, और इस पे गौर करना चाहिए। हर चीज में जो लोग कमेंट्स लिख रहे हैं अपनी गलती नहीं मानते। वहां के मुझे अब आज भी नजर आए हैं बेशुमार लोगों ने, बात कोई हो रही है तो वहां पे काफर काफर लिखना शुरू कर देते हैं। भी चलो, किसी को आप काफर कह रहे हैं, आप तो कोई अच्छे मुसलमान बन के दिखाओ ना, कोई अपनी भी करतूतें अच्छी करके दिखाओ। आज के लिए इतनी बहुत, कल फिर मिलेंगे आज मुबारक के साथ प्रोग्राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, साथ हमारी नशरियात मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी जारी है। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।